डेफिनेशन के अंदर हम लोग रोल्स थ्योरम होता क्या है उसको समझते हैं। अगर आपके पास कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है कि जिसके अंदर जो अलजेब्रिक फंक्शन है उससे हम रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन है a टू b क्लोज इंटरवल, और अगर वो फंक्शन a टू b क्लोज इंटरवल कंटीन्यूअस है और a टू b ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल है, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है और थर्ड कंडीशन की पॉइंट a पे फंक्शन की वैल्यू और पॉइंट b पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो रोल्स थ्योरम क्या कहता है, a और b के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा, एटलीस्ट वन पॉइंट, ज्यादा भी हो सकते हैं, जहां पे उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू f(x) की वैल्यू है वो 0 है। ये है रोल्स थ्योरम। फिर से बताता हूं रोल्स थ्योरम क्या, अगर आपके पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) जो कि a टू b क्लोज इंटरवल में क्या है, कंटीन्यूअस है, और a टू b ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। पॉइंट थर्ड है इसका कि उस a पे फंक्शन की वैल्यू और b पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है किसी भी फंक्शन के द्वारा, किसी भी फंक्शन से, तो a और b के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे उसके डेरिवेटिव की वैल्यू f(x) है वो 0 होगा, f(x) है 0 होगा, कहां पे, c पे। ये है आपका रोल्स थ्योरम। अब इसका ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है, फिजिकली क्या मीनिंग है, अलजेब्रिकली क्या मीनिंग है वो समझते हैं। ज्योमेट्रिकली क्या बोलता है कि इफ एक पॉइंट है a उस पर फंक्शन की वैल्यू f(a), एक पॉइंट है b जिस पर फंक्शन की वैल्यू f(b), इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कर्व, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कर्व है वो कंटीन्यूअस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं, और डिफरेंशिएबल मतलब कहीं पे भी शार्प कॉर्नर नहीं है, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है। तो a और b के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं हर पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर वो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो इनके बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा, अगर f(a) और f(b) की वैल्यू इक्वल है तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे कि टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट है वो क्या आएगी, x एक्सिस के पैरेलल आएगी। चलिए अब इसको समझते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। कंडीशन तो समझ ली, रोल्स थ्योरम क्या होती है, अगर कोई कंडीशन कोई फंक्शन है वो इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो a और b के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होगी। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको बताया, अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ज्योमेट्रिकली क्या कहना चाह रहा है, ज्योमेट्रिकली ये कहना चाह रहा है कि आपके पास अगर कोई फंक्शन है जो कंटीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल, शार्प कॉर्नर नहीं है, a और b के बीच में, ये a है जिसका फंक्शन की वैल्यू f(a) और ये b है जिसका फंक्शन की वैल्यू f(b). अब ध्यान दो, अगर a और b पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है तो ये जरूरी क्या जरूरी है कि फंक्शन या तो वो यहाँ से ऐसे मुड़ के आया होगा या फिर इधर से टर्न होके आया होगा, कहीं ना कहीं से टर्न हुआ होगा। अगर कंटीन्यूअस इंक्रीज होता जा रहा है तो दो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ ही नहीं सकती, कंटीन्यूअस डिक्रीज होता जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे इक्वल आ ही नहीं सकती, या फिर फंक्शन है वो कंटीन्यूअस हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट इसके हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, या फिर ऐसा हो सकता है। ये तीन केस बन सकते हैं। देखो रोल्स थ्योरम क्या होती है कि फंक्शन a से लेके b तक कंटीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल। कंटीन्यूअस मतलब कहीं ब्रेक नहीं हो, डिफरेंशिएबल मतलब हर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो और शार्प कॉर्नर चाहिए। और तीसरी कंडीशन a और b दोनों पे वैल्यू इक्वल है, तो इन दोनों वैल्यू इक्वल तभी होगी जब यहाँ तो अगर ऊपर जा रहा है तो वापस नीचे आया होगा, या नीचे जा रहा है तो फिर से ऊपर आया होगा, या फिर कांस्टेंट रहा होगा। तीन कंडीशन हो सकती है। इन तीनों ही कंडीशन में इस a और b के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर है जहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो x एक्सिस से पैरेलल आएगी, और अगर x एक्सिस के पैरेलल आती है तो उसका डिफरेंशिएशन या उसका स्लोप है वो क्या होता है, 0। स्लोप 0 आ गया तो dy/d है 0। इस पॉइंट पे f(x) है, ये है स्लोप एट c, तो f(c) जो है वो 0 आएगा, where c belongs to a, b। ये है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। समझ आया? ये कोई कर्व है a टू b कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल
डिफरेंशिएबल है तो ये ए और बी के बीच में हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर रखूंगा जहां पे टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल नहीं हो, क्योंकि ये तीनों कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं हो सकती। चलिए कुछ और देखिए, ये तो मैंने बोला कि एक कंडीशन की बात है, मैंने बोला एटलीस्ट वन पॉइंट ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्राफ ऐसा बने इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ऐसा भी तो ग्राफ हो सकता है। देखिए f ऑफ a पे फंक्शन की वैल्यू ये a है, इस पे फंक्शन की वैल्यू और ये b है, इस पे फंक्शन की वैल्यू, दोनों पे फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल है, ग्राफ कंटीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी। तो देखो अगर वापस उसको यहाँ आना है तो कहीं से मुड़ के आया होगा, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से। तो यहाँ पे देखो कितने पॉइंट मिले, 3 पॉइंट, ऐसे 3 पॉइंट है जहाँ पे वो है फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। समझ आ रहा है? अब इसको आप थोड़ा सा यूं समझे तो देखें इसके बीच में f ऑफ a की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू दो पॉइंट पे इक्वल है, तो उसके बीच में एक फंक्शन f डैश x है, एक पॉइंट ऐसा जहां पे f डैश x 0 है। या फिर यूं कहें कि देखो एक 4 पॉइंट 1 2 3 और 4 पॉइंट ऐसे जहां पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तो इन 4 पॉइंट के बीच में 3 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पे f डैश x है वो 0 है, ये f डैश x 0। मतलब ये समझ आया, जितने पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, जितने पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है, चाहे वो 0 हो चाहे वो नॉन जीरो, और फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो उससे एक कम पॉइंट पे f डैश x है वो 0 आपको मिलेगा। एक कम पॉइंट पे उसके जो स्लोप है टेंजेंट स्लोप को x एक्सिस के पैरेलल होगा, टेंजेंट तो स्लोप 0 आएगा। ये 2 पॉइंट पे इक्वल वैल्यू तो एक बीच में मिला, ये 4 पॉइंट पे इक्वल वैल्यू तो 3 पॉइंट ऐसे मिले, 5 पॉइंट हो तो 4 मिलते हैं, 6 हो गए तो 5 मिलते हैं। ये है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। जब देखें थोड़ा अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है उसको भी समझते हैं। अलजेब्रा क्या बोलती है, जो भी मैंने आपको बताया इसके अंदर रूट्स के अंदर वही अलजेब्रा बताया। Let f of x be a polynomial function f of x be a polynomial function which satisfies all three condition of Rolle's theorem then there exists C belongs to A comma B such that f dash c equal to 0, f dash x equal to 0, and x equal to 0. Such that f dash x equal to 0 and x equal to c. या फिर आपको f dash c equal to 0 भी बोल सकते हैं। In other words, x equal to c is root of f dash x. तो आपको यहाँ ये समझाना चाहते हैं अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई कर्व है या फंक्शन है जो कंटिन्यूअस a to b और डिफरेंशिएबल तो वो कुछ इस तरह का हो सकता है। अगर हम ये मान के चलें ये इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0, इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे 0। तो ये कहना चाह रहा है, इसका अलजेब्रिक मीनिंग ये बोल रहा है कि अगर किसी फंक्शन f of x कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और अगर कोई दो पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है
मतलब दो कंटिन्यूस रूट है, तो कंटिन्यूस रूट के बीच में एक एटलीस्ट वन रूट है वो f डैश x का रूट आएगी है, एटलीस्ट वन रूट f डैश x का। इन दो के बीच में ही किया है, इन दो के बीच में ये आया, इन दो के बीच में ये आया और इन दो के बीच में ये आया। तो f ऑफ x के रूट कितने हुए? 1 2 3 4 5। f डैश x के एटलीस्ट 1 2 3 4 5 के बीच में कम से कम 4 है। अब मैं एटलीस्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कई बार, जैसे ये आया ये। अब देखिए f ऑफ x के तो दो रूट, लेकिन f डैश x के तीन रूट आ रहे। एटलीस्ट 1 आ सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 1 तो आएगा। अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो f ऑफ x के जितने रूट है उससे एक कम रूट, एटलीस्ट 1 कम रूट f डैश x के होंगे। ये एब्सोल्यूट मीनिंग फिर से बता रहा हूं। f ऑफ x के जितने रूट है, जैसे मान लो n रूट है, तो एटलीस्ट n माइनस 1 रूट f डैश x के होंगे। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 रूट है f ऑफ x के, तो 1 2 3 और 4 रूट f डैश x। अगर ये ग्राफ ऐसा न बनते, ऐसा बन जाता ऐसा, तो ज्यादा हो जाता 6 के, ये 1 2 3 4 5 6 हो जाते, और ये 1 2 3 4 और 5 f ऑफ x के 5 f डैश x के ज्यादा हो गए। लेकिन कम से कम मैं बोला एटलीस्ट n माइनस 1 रूट तो होंगे, ज्यादा भी हो सकते, लेकिन इतने तो होंगे। तो 3 f ऑफ x के रूट है, उसके बीच में एटलीस्ट 2 f डैश x के रूट आएंगे। अगर 2 f ऑफ x के रूट है तो एटलीस्ट 1 f डैश x का रूट आएगा। अगर 4 f ऑफ x के रूट है तो एटलीस्ट 3 f डैश x के रूट आएंगे। इफ n f ऑफ x के रूट है तो n माइनस 1, एटलीस्ट n माइनस 1 f डैश x के रूट होंगे। ये अलजेब्रिक मीनिंग है इसका। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का समझ आया? ज्योमेट्रिक मीनिंग में क्या बताया आपको? a और b के बीच में कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो a और b के हर पॉइंट पे हम लोग a और b के बीच में हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे वो टेंजेंट है पैरेलल होगी x एक्सिस पे, और उसका स्लोप है 0 हो जाएगा, f डैश c 0 हो जाएगा। ये था ज्योमेट्रिकल, ये है अलजेब्रिक। इसमें जेईई के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग बोर्ड लेवल के करते हैं एनसीईआरटी के, और फिर जेईई के क्वेश्चन करते हैं। अच्छे क्वेश्चन जेईई मेन और एडवांस दोनों के। आप लोग इन थ्योरम के एलिमिनेटी और रोल्स थ्योरम के सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो। अगर आपको एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो उसकी एप्लीकेशन आपके लिए इजी है। अगर आप ये नहीं समझ पाए कि थ्योरम है क्या और इसका मीनिंग क्या है, तो एप्लीकेशन में दिक्कत आती है। अगर आपको ये समझ में आ गया है, जैसे हम लोग एप्लीकेशन को कैसे यूज कर लेते हैं, इसको सबसे पहले एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन पूछा है हमसे, वेरीफाई Rolle's theorem for the following function. फर्स्ट फंक्शन है x square minus 5x plus 4 on 1 to 4। और ये जो क्वेश्चन है वो सीबीएस ने 2007 में पूछा है। सीबीएस ने 2007 में इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 अपॉन x माइनस 5 ऑन माइनस 1 to 4। ये 1 to 4 है, माइनस 1 to 4। अब देखो इस क्वेश्चन को वैसे तो देखो सॉल्व करना है, तो हम लोग अगर जेईई की मेथड से सॉल्व करने जाए तो जेईई में हमको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज करना है, लॉजिक लगाना है और आंसर टिक करना है। लेकिन बोर्ड लेवल में क्या होता है, जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाते हो पूरा सब्जेक्टिव उसको लिखना पड़ता है सब कुछ, और अपन आगे वाले को समझाना पड़ता है कि इसका मीनिंग क्या है, ऐसा क्यों किया, ये हमने डिफरेंशिएशन क्यों या रोल्स थ्योरम कैसे लगी, ये सारी चीज उसको एक्सप्लेन करनी पड़ती है। ये मान के कि उसको कुछ नहीं आता, तो सब्जेक्टिव में हम कैसे लिखेंगे पहले वो देख लेते हैं। कुछ ही क्वेश्चन हम लोग ऐसे करते हैं जैसे पूरा हम बोर्ड में लिख रहे हैं, और बाद में हम जब जेईई क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम अपना लॉजिक लगा के सॉल्व करें, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है।
दोनों तरह की चीजें हमको करनी है, बोर्ड के लिए भी और जेईई के लिए। अब देखें इसको हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले लेट f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, f of x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो क्या होगा, ये कंटीन्यूअस होगा किसमें, r के अंदर, रियल नंबर के अंदर। पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो ऑलवेज कंटीन्यूअस होते हैं रियल नंबर के अंदर। अगर ये रियल नंबर में पूरे होल रियल नंबर में कंटीन्यूअस है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 1 to 4 भी कंटीन्यूअस होगा। 1 to 4 तो अपने फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी कि ये फंक्शन है वो 1 to 4 कंटीन्यूअस है। तो इसको लिख लेते हैं f of x in a polynomial is continuous on R. Therefore in particular f of x is continuous on 1 to 4। सेकंड पॉइंट है, चलो ये तो कंटीन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। क्या पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल होते हैं? बिल्कुल, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल होते हैं किसमें, डोमेन R के अंदर। तो ये 1 to 4 भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। चलिए डिफरेंशिएबल हो गया, उसको लिख लेते हैं f डैश x क्या आएगा, फाइंड किया तो ये मिला 2x - 5। देखिए इसका डिफरेंशिएशन आ गया और ये एग्जिस्ट करेगा हर पॉइंट के लिए, बिलोंग्स टू R हर पॉइंट के लिए। तो 1 to 4 भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो f डैश x है and these exist uniquely on 1 to 4. Therefore f of x is derivable on 1 to 4। डिफरेंशिएबल हो गया 1 to 4, कंटीन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल। थर्ड कंडीशन देखते हैं, f of 1, देखिए f of 1 क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 5 to 1 प्लस 4, ये कितना हुआ 0। f of 4 देखते हैं, f of 4 कितना आएगा, 4 स्क्वायर माइनस 5 to 4 प्लस 4, 0 आ गया। तो f of 1 और f of 4 0 हो गए, मतलब फंक्शन है वो a to b कंटीन्यूअस है, क्लोज इंटरवल a to b ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल है, और f of a और f of b इक्वल हो गए, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, f of 1 इक्वल टू f of 4 आ गया। तो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तो क्या होगा कि f डैश x है वो 0 होगा कहां, 1 to 4 के बीच में। यही प्रूव करना है। चलो तो देखते हैं f of x therefore f of x satisfies all the condition of Rolle's theorem on 1 to 4। 1 to 4 सभी कंडीशन को फुलफिल किया है। अगर फुलफिल किया है तो नेक्स्ट पॉइंट इसका f डैश x है वो 0 होगा, x इक्वल टू c। अब c बिलोंग्स टू 1 to 4 होना चाहिए। ये आप लोग अच्छे से लिखें, बोर्ड में आपको इसी तरह से लिखना है। देखिए therefore there exists at least one c belongs to 1 to 4 such that f dash c equal to 1 से 4 के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0। f dash x है 2x 2c minus 5 और 0 then c equal to 5/2। क्या ये 5/2 belongs to 1 to 4 है? 1 से 4 के बीच में 5/2 बिल्कुल है। तो क्या होगा, ये फंक्शन फुलफिल हो गया, तीनों कंडीशन वेरीफाई होगी रोल्स थ्योरम।
रोल्स थ्योरम वेरीफाई आपको कैसे करनी है? सबसे पहले तो ये देखना है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं उस इंटरवल के अंदर। अगर कंटीन्यूअस है क्लोज में तो ओपन में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। अगर वो भी डिफरेंशिएबल हो जाता है तो f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू चेक करें, वो इक्वल आती है। अगर इक्वल आती है तो f डैश x है वो 0 होगा। किस पॉइंट पे? उस पॉइंट पे जो पॉइंट है वो इनके बीच में होना चाहिए। अगर पॉइंट इसके बीच में आ गया तो आपका वेरीफाई हो गया रोल्स थ्योरम, नहीं आया तो वेरीफाई नहीं हुआ। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए इसको भी इसी तरह से फंक्शन है f of x equal to x square minus 3x minus 4 on x minus 1। फर्स्ट है f of x देखिए पॉलिनोमियल अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है या फिर तो रैशनल फंक्शन है तो क्या डिफरेंशिएबल होगा और कंटीन्यूअस होगा। और r minus 5, अगर r minus 5 कंटीन्यूअस है तो -1 to 4 तो कंटीन्यूअस हो ही जाएगा। ये पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन is continuous on r minus 5, therefore in particular f of x is continuous on -1 to 4। ये वाला जो फंक्शन है रैशनल फंक्शन है और रैशनल फंक्शन ऑलवेज कंटीन्यूअस होते हैं सिर्फ उन पॉइंट पे जहां पर डिनोमिनेटर 0 होता है वहां कंटीन्यूअस नहीं होते। तो हमने क्या किया, ये जो पॉइंट x इक्वल टू 5 उसको डोमेन में से हटा दिया। 5 इसके डोमेन में नहीं है, इसके अलावा 5 के अलावा हर पॉइंट पे ये कंटीन्यूअस है। और -1 to 4 के बीच में 5 तो कहीं आता ही नहीं, तो -1 to 4 तो ऑलवेज कंटीन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंशिएबिलिटी। रैशनल फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है उस पॉइंट को, ये जो इसके डोमेन में नहीं है उसको छोड़ के। तो -1 to 4 तो वैसे ही 5x के डोमेन में नहीं आ रहा है, तो क्या बोलूं कि -1 से 4 तक ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो उसको भी लिखते हैं f प्लस x पहले फाइंड कर लेता हूं, वो मुझे मिल जाएगा 1 - 6 अपॉन x - 5 होल स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन मिला एंड दिस एक्सिस्ट यूनिकली और -1 to 4। ये इसका डिफरेंशिएशन है जो -1 to 1 से 4 हर पॉइंट की एक यूनिक वैल्यू है, क्योंकि अगर एक ही पॉइंट में दो वैल्यू है तो नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो ये यूनिक वैल्यू मिल गई आपको, मतलब यूनिक टेंजेंट आ गई तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर -1 to 4 यूनिक है इसका डिफरेंशिएशन तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा। देयरफॉर इन पर्टिकुलर f of x is continuous on -1 to 4, sorry, continuous variable on -1 to 4 वेरिएबल है। अब दोनों पॉइंट पे इसकी वैल्यू चेक करते हैं। f of -1 क्या वैल्यू है? -1 का स्क्वायर -3 into -1 -4 अपॉन -1 - 5। ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर 1 + 3 4 - 4 0। ठीक वैसे ही f of 4 देखते हैं। 4 का स्क्वायर -3 into 4 -4 अपॉन 4 - 5 0। आप देखिए तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। कौन सी? फंक्शन कंटीन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है और f of a और b की वैल्यू को रखें। अगर तीन कंडीशन फुलफिल हो गई है तो f प्लस x एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे इसका वो 0 होगा और वो पॉइंट कहां होना चाहिए? -1 और 4 के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
f of x satisfies all the conditions of Rolle's theorem on -1 to 4 there exists at least one C belongs to -1 to 4 such that f dash x equal to C लिख देता हूँ सीधा equal to 0 होगा। ठीक है, रोल्स थ्योरम 0 कंडीशन फुलफिल होगी तो f dash C है वो 0 होगा। f dash C फाइंड कर लेते हैं। f dash C क्या होगा देखो, f dash C equal to ये होगा, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2C minus 3 into C minus 5 minus C minus 5 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और वो ऐसे ही C square minus 3C minus 4 अपॉन ये हो जाएगा C minus 5 का होल स्क्वायर, ये 0 होना चाहिए। ये एडजस्ट फाइंड किया। अब यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2C square minus 10C minus 3C plus 15 minus C square plus 3C plus 4 वो 0 होना चाहिए। देखिए 2C square minus C square होगा minus 10C minus 3C minus 13 plus 3 minus 10C 15 plus 4 19 equal to 0। अब हमें C की ऐसी वैल्यू देखनी है जहाँ पे 0 हो रहा है, इसको ब्रेक करोगे तो आपको C की दो वैल्यू मिलेगी। ये क्या हो जाएगा 9 और 1 से, लेकिन 19 ही आएगा, दो वैल्यू मिलेगी। अब वो वैल्यू जो मिलेगी वो कोई भी एक वैल्यू है इसके बीच में होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो वेरीफाई हो जाएगा। चेक कर लेते हैं यहाँ से HD फॉर्मूला से इधर आ जा रहे हैं G equal to 10 plus minus square root of 100 minus 4h 4 into 90 upon 2 so C equal to 10 plus minus square root of 100 minus कितना हुआ 100 minus 76 24 ये 24 by 2 यहाँ से 2 बाहर तो 6 जो है C equal to 5 plus minus root 6। अब देखिए 5 plus root 6 तो इससे ज्यादा हो जाएगा और 5 minus root 6 के बीच में आ जाएगा तो C equal to कितना हुआ 5 minus root 6 belongs to minus 1 comma 4। तो वेरीफाई हो गई रोल्स थ्योरम। इस तरह से एनसीईआरटी की क्वेश्चन आपको इस तरह से करने हैं, बोर्ड में भी इसी तरह के सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेरीफाई करने के लिए, तो आपको इस तरह से लगेगा। कुछ और क्वेश्चन देखिए, अब अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग थोड़े बोर्ड के भी और फिर जेईई के क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट, show that f of x minus a whole power n x minus b whole power n where m comma n being positive integer satisfy Rolle's theorem on A comma B। हमको ये प्रूव करना है कि रोल्स थ्योरम A से B के बीच में इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले आपके पास f of x जो फंक्शन है वो क्या है x minus a whole power m और x minus a whole power n, where m comma n belongs to integer है, so f of x a polynomial function
क्या f of x पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा? और अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो ऑलवेज कंटीन्यूअस होता है इन r। ये r में कंटीन्यूअस हो जाएगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ a to b भी कंटीन्यूअस हो जाएगा अगर r में कंटीन्यूअस है तो ये फंक्शन क्या हो गया? कंटीन्यूअस हो गया। f of x polynomial function and is continuous on r। तो अगर पर्टिकुलर इस केस में देखा जाए therefore क्या हो जाएगा? f of x is continuous on a to b। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि m और n है वो क्या इंटीजर है तो ये दोनों क्या हो गया? पॉलिनोमियल फंक्शन के इनका प्रोडक्ट। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये r में कंटीन्यूअस होता है तो r में कंटीन्यूअस है तो a to b भी कंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा। डिफरेंशिएबल r में है तो डिफरेंशिएबल a to b भी हो जाएगा। वही पॉइंट f dash x फाइंड करता हूं मैं तो f dash x मुझे मिलेगा x minus a होल पावर n minus 1 x minus b होल पावर n minus 1 n x minus b plus n x minus a f dash x x is uniquely on a comma b, therefore f of x is derivable on a comma b। f dash x है वो डेरिवेबल हो जाएगा। f dash x एक्सिस्ट करता है यूनिटली a to b तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। अब f of a और f of b पे इसकी वैल्यू देख लेते हैं। f of a पे क्या वैल्यू आएगी? देखो a minus a पावर n into a minus b पावर n ये 0 हो गया और f of b आपको मिलेगा b minus a पावर n और b minus b पावर n इक्वल टू 0। f of a और f of b को मिल गए, तीनों कंडीशन फुलफिल मिल गई। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो क्या होता है? f of x satisfies all three condition of Rolle's theorem। तो Rolle's theorem को तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है Rolle's theorem की तो क्या होगा? तो देखिए तो आपको मिलने वाला है f dash c है वो 0। f dash c 0 इसका f dash c फाइंड किया तो f dash c बनेगा। देखो क्या बनेगा f dash c? सबसे पहले तो f dash x इसका डिफरेंशिएशन किया, प्रोडक्ट फॉर्म में इसका डिफरेंशिएशन किया तो m into x की जगह c minus a होल पावर n minus 1 ये एज इट इज c minus b की होल पावर n प्लस ये एज इट इज रखा c minus a होल पावर n और इसका डिफरेंशिएशन n मल्टीप्लाई c minus b n minus 1 ये क्या होगा? 0 होगा। अब इन सभी में से क्या क्या कॉमन? c minus a की पावर n minus 1 और c minus b की पावर n minus 1 ये डिफरेंशिएबल सॉरी ये कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा? n बचेगा एक और c minus b बचेगा प्लस यहाँ पे n बचेगा और c minus a बचेगा इक्वल टू 0। या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये। अगर इसको 0 करता हूँ तो माइनस mc minus mb plus nc minus na इक्वल टू 0। हमें c चाहिए तो इन दोनों टर्म को उधर भेज दिया mc plus nc इक्वल टू mb plus na। यहाँ से आपको c मिल जाएगा c इक्वल टू mb plus na अपॉन m plus n ये आपको c मिल गया जो कि बिलोंग्स टू a कॉमा b। इस तरह से इसको प्रूव करना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो। एक और लॉजिकल क्वेश्चन है, पूछा क्या है वो देखते हैं। हमसे पूछा है
क्वेश्चन है ये, f function minus 5 comma 5 to real number is a differentiable function and if f dash x does not vanish anywhere then prove that f of minus 5 is not equal to f of 5. ये पूछा हमसे, थोड़ा सा लॉजिकल है। सबसे पहले डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो कंटीन्यूअस भी होगा। अगर कोई फंक्शन -5 to 5 डिफरेंशिएबल है, कंटीन्यूअस भी होगा। तो दो कंडीशन तो यही से मिल गई। अगर वो कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और f of -5 की वैल्यू f of 5 के इक्वल, हम ये लेट करके चलते हैं। हमने लेट किया कि f of -5 की वैल्यू f of 5 के इक्वल है। अगर ऐसा है तो डिफरेंशिएबल भी है, कंटीन्यूअस भी है। तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई रोल्स थ्योरम की। अगर तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम की फुलफिल हो जाती है तो एक पॉइंट -5 और 5 के बीच में ऐसा जरूर होगा जहां पे f dash x है वो 0 मिलेगा। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, f dash x कहीं पे भी 0 नहीं हो रहा है, कहीं पे भी 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि f of minus और f of 5 के इक्वल है वो रॉन्ग हो गया। हमारा एज्यूम्पशन रॉन्ग हो गया। तो सही क्या है कि f of minus 5 है वो f of 5 के इक्वल नहीं हो सकता। अब देखें रोल्स थ्योरम क्या कहता है, अगर आपको ऐसे समझे तो रोल्स थ्योरम ये बोलता है फर्स्ट कंटीन्यूअस होना चाहिए, सेकंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, थर्ड f of a equal to f of b होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे f dash c 0 होगा और c belongs to a, b। अगर ये ऐसा नहीं है तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही हो, ये कहने का मतलब। अगर ये तीनों हो रहा है तो ऐसा जरूर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन है वो गड़बड़ है, या फिर इन तीनों में से पहले कोई एक कंडीशन गड़बड़ होगी तो यहाँ तक पहुंचेगी। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यू हो गया तो ये नहीं आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया तो ये नहीं आएगा, या फिर ये है और ये नहीं है तो भी ये नहीं आएगा। अब ये बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल तो है, मतलब ये तो आ गया, ये आ गया तो ये भी आ गया, दोनों आ गए, और ये नहीं है, ऐसा नहीं है, तो बचा कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट, तो ये इक्वल नहीं होगा। ये इसके कहने का मतलब फिर से एक्सप्लेन करो, क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है और f of -5 की वैल्यू f of 5 के इक्वल नहीं है। रोल्स थ्योरम को ये बताता है कि कोई फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और f of a और f of b की वैल्यू इक्वल है तो f dash c है वो 0 होगा किसी न किसी पॉइंट। अगर इन तीनों में से कोई एक नहीं है तो ये नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि कंटीन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल भी है और ये 0 नहीं है f dash c। इसका मतलब कि तीसरा पॉइंट तो बचा जो कि इक्वल नहीं हो सकता और वही हमें प्रूव करना है, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसको थोड़ा लॉजिकल है, देखो लेट करते हैं हम लोग, लेट f of -5 इक्वल टू f of 5, इसको हम इक्वलेंट कर लेते हैं और हमको क्या गिवन है, differentiability implies continuity f of x is continuous function on -5 to 5 continuous function है, and also f of x is वेरिएबल है on -5 to 5, -5 से 5
ये गिवन है हमको, मैंने पहले बोल दिया ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस भी होगा। therefore by Rolle's theorem ये हम लोग क्वाड्रेटिक मेथड से प्रूव कर, हमने पहले लेट किया कि ये है और डिफरेंशिएबिलिटी गिवन है, तो डिफरेंशिएबल भी है तो कंटीन्यूअस होगा, तो कंटीन्यूअस आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया, ये आ गया। तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है? रोल्स थ्योरम ये कहती है, बाय रोल्स थ्योरम there exists at least one point C belongs to minus 5 comma 5 such that f dash C है वो 0 होगा। therefore f dash x है वो vanish होगा, vanishes where C belongs to minus 5 comma 5। This is impossible क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो मतलब क्या हो जाएगा? ये इक्वल नहीं होगा क्वाड्रेटिक मेथड से। therefore our assumption या सपोजिशन मान लेते हैं is wrong। therefore f of minus 5 is not equal to f of 5। ये हमने प्रूव कर दिया क्वाड्रेटिक मेथड से। पहले इसको इक्वल टू लेट किया, डिफरेंशिएबल गिवन है तो कंटीन्यूअस हो जाएगा, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो रोल्स थ्योरम से एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जब f प्लस x 0 होना चाहिए। लेकिन ये बोल रहे हैं कि 0 नहीं है तो हमारा एजम्पशन है वो रॉन्ग है, क्योंकि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कंटीन्यूअस नहीं है तो वो दे रखा है, डिफरेंशिएबल नहीं है ये भी नहीं बोल सकते। तो तीसरा पॉइंट तो बचा जो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, तीसरा पॉइंट एक तो नहीं हो सकता, हो गया हमारा। एक बार नोट करें इसको। कुछ और क्वेश्चन करते हैं? एक और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में applicability of Rolle's theorem for f of x equal to modulus of x on minus 2 to 2। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी या नहीं इसको चेक करते हैं। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल कब होती है? जब फंक्शन कंटीन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो और f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू इक्वल हो। तो सबसे पहले फर्स्ट इसको पहले मैं लिख लेता हूं f ऑफ x को अच्छे से। f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा x when x is greater than equal to 0 और minus x when x is less than 0। तो फर्स्ट कंडीशन आ गई f of x is continuous function
ऑन आर। आपको पता है मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं। इन पर्टिकुलर अगर हमारे केस की बात करें, इन पर्टिकुलर f of x equal to modulus of x is continuous on minus 2 to 3. Second point, f dash 0 plus equal to 1 and f dash 0 minus equal to minus 1. So f dash 0 plus is not equal to f dash 0 minus, hence f of x is not differentiable in minus 2 to 2, hence रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। इस फंक्शन में रोल्स थ्योरम आप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते समझ में आया? क्योंकि 0 पे ये फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल और 0 -2 से 2 के बीच में आता है। इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटीन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, -2 और 2 पे वैल्यू इक्वल। तीनों में से कोई एक भी नहीं होता, कोई एक भी तो फंक्शन है उसको रोल्स थ्योरम नहीं लगेगा। इसमें कंटीन्यूअस तो है, -2 और 2 दोनों पे वैल्यू इक्वल आएगी, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है तीनों पे, इसलिए hence रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। तो क्या आ जाएगा? hence रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। एक और फंक्शन देखें, फंक्शन है क्वेश्चन गिवन है आपको, इट इज गिवन दैट for the function f of x equal to x cube minus 6x square plus ax plus b, Rolle's theorem whole on 1 to 3 with c equal to 2 plus 1 by root. Find the value of a and b. बोर्ड के अंदर एनसीईआरटी और बोर्ड आपका जो भी बोर्ड पढ़ते हो, बोर्ड के जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं रोल्स से वो हमने लगभग सारे डिस्कस किए। पॉलिनोमियल है, रेशनल है, और दूसरा m और n इंटीजर पावर वाले हैं, या फिर मॉडुलस वाले फंक्शन है, या फिर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल बोल के और फिर आपसे कुछ वैल्यू पूछी जाए, वो भी है। हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जी वाले। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में आपको पहले ही बोल दिया कि रोल्स थ्योरम तो है, मतलब वो भी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है इस फंक्शन पे है, और इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, इस पॉइंट पे फंक्शन f dash x और 0 होगा, वो भी दे रखा है, और आपसे क्या दे रखा है? इंटरवल a to b भी दे रखा है, f of x भी दे रखा है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन मैं यहां लिखता हूं। क्या बोलता है ये फंक्शन? f of x x cube minus 6x square plus ax plus b एक फंक्शन है जो 1 से 3 तक इसमें रोल्स थ्योरम लगा सकते हो। मतलब 1 से 3 तक ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, 1 से 3 तक ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और f of 1 और f of 3 की वैल्यू इक्वल है, और f dash c की वैल्यू ये पे ये फंक्शन है 0 होगा। ये इतनी सारी चीज दे रखी है, तो a और b पूछो। चलो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले if रोल्स थ्योरम hold, then f of 1 equal to f of 3। रोल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है, तो f of 1 और f of 3 इक्वल होंगे। f of 1 मतलब 1 minus 6 plus a plus b, f of 3 हो जाएगा 27 minus 6 into 3 का स्क्वायर 9 into 6 54 plus 3a plus b, ये इक्वल होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए b से b तो कैंसिल होंगे आपका, ये है 6 plus a 1 minus 6 minus 5 equal to
27 माइनस 54 प्लस 3a माइनस a 2a हो गया। अब इन सभी टर्म को उधर ले आता हूँ, माइनस 27 और माइनस, ये माइनस 27 उधर हुआ तो 27 माइनस 5 इक्वल टू 2a, ये हुआ 22 इक्वल टू 2a, देन a इक्वल टू 11। a की वैल्यू तो आपको मिल गई। दूसरा इन्होंने बोला है कि f डैश c है वो 0 होगा। f डैश c इसका डिफरेंशिएशन किया तो वो मिलेगा कितना, 3x स्क्वायर 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस a इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 1 बाय रूट 3, तो c की वैल्यू 3 इंटू 2 प्लस 1 बाय रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 1 बाय रूट 3 प्लस a इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमें फाइंड कर ली है। अब b की वैल्यू तो कहीं नहीं मिली, इसका मतलब क्या होगा कि b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। a की वैल्यू हमें फिक्स मिल गई 11, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्योंकि b कहीं आ ही नहीं रहा। f डैश x में भी यही आ रहा है, इसकी वैल्यू तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, यहाँ से भी मिल जाएगी। b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कहीं इसका रोल ही नहीं है कहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ independent of f of x is independent f of x is independent of b and b is arbitrary। रोल्स थ्योरम की एप्लीकेशन के लिए b की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, b से ये फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट। चलिए तो अब बोर्ड लेवल पे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए अपने रोल्स थ्योरम के। अब हम जेईई पे चलते हैं। जेईई में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया आपको रोल्स थ्योरम क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग और सारे तरह से, तो अब आप उसके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आईडी 2004। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ f of x इक्वल टू x रेज टू अल्फा log of x and f of 0 equal to 0, then the value of alpha for which Rolle's theorem can be applied in 0 to 1 is ऑप्शन ए है -2, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है 1। अब ध्यान दें, इन्होंने क्या बोला कि f of x है वो क्या है, x is to alpha log of x और f of 0 की वैल्यू 0 है, then the value of alpha for which Rolle's theorem can be applied 0 से 1। मतलब ये कह रहे हैं 0 से 1 तक Rolle's theorem अप्लाई हो सकती है, 0 से 1 तक। तो आपको अल्फा की वैल्यू ढूंढनी है, क्या वैल्यू होगी जिससे ये एप्लीकेबल हो जाए। तो रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। देखिए अब हमको प्रॉपर वे में लिखने की जरूरत नहीं है, जेईई के क्वेश्चन में हम लोग लॉजिकली सोचते हैं। 3 कंडीशन, तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन बोलूं कंटिन्यूअस, दूसरा डिफरेंशिएबल और तीसरा f of a और f of b, तो f of a और f of b तो यहां से मिलेगी। तो f of 0 तो हमने पहले बोल दिया 0, और f of 1 log 1 की वैल्यू 0 होती है, अब ये चाहे कुछ भी हो। तो f of a और f of b इक्वल आ गए। कंटिन्यूअस ढूंढ लेते हैं, f of x क्या होना चाहिए, f of x to be continuous at x equal to 0 must have f of 0 minus equal to f of 0 और f of 0 plus। क्या ये चीज समझ आई? फिर से आपको समझाऊंगा। ये क्या कहना चाह रहा है कि 0 से 1 तक इस फंक्शन के अंदर रोल्स थ्योरम आप लगा सकते हो। तो रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन होती है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और f of a और f of b। f of a और f of b तो इक्वल आ गए। कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूअस हम बना देते हैं। कंटिन्यूअस होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो जाएगी
क्योंकि एप्लीकेबल होने के लिए कंटिन्यूस होना चाहिए। हम देखते हैं कि अल्फा की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूस हो, वही पूछा है। चलो एफ ऑफ जीरो माइनस क्या होता है, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो। जीरो माइनस मतलब माइनस एच की पावर अल्फा और लॉग ऑफ माइनस अल्फा माइनस एच, क्या है ये किसके इक्वल होगा, जीरो के। या फिर लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो, एच की पावर अल्फा लॉग ऑफ एच। ध्यान दें ये जीरो है और ये लॉग जीरो नॉट डिफाइंड, जीरो इंटू नॉट डिफाइंड। इस तरह की लिमिट हम लोग कैसे सॉल्व करते थे आपको पता है, जीरो इंटू नॉट डिफाइंड को हम या तो जीरो बाय जीरो में कन्वर्ट करते हैं या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो उसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करें, मैं एक लिमिट सॉल्व करता हूँ दूसरे से भी वही मिलेगा। ये क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो। देखो मैं इसको क्या लिखता हूँ, इसको मैंने लिखा लॉग ऑफ एच, इसको लिखता हूँ 1/h की पावर अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो LH रूल लगा सकते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अब LH रूल लगाएंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू जीरो। देखिए log h का तो 1/h होगा डिवाइड में, पहले तो पावर सॉल्व होगी, अल्फा आगे आ गया 1/h, एक पावर कम हुआ अल्फा -1 और 1/h का -1/h²। अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू जीरो, इसका डिफरेंशिएशन 1/h, ये अल्फा पावर आ गई और 1/h की पावर अल्फा -1 और -1/h², ये इसका डिफरेंशिएशन 1/h का। पहले अल्फा सॉल्व हुई पावर और फिर 1/h का डिफरेंशिएशन ये। अब ये देखो क्या बनेगा, 0 इक्वल टू ये -1/h², उसको उल्टा ले जाता हूँ, ये क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू जीरो। ध्यान दें क्या करने वाला है, ये 1/h ये -1/h, एक 1/h कैंसिल हो गया तो नीचे ऊपर क्या बचेगा 1 अपॉन में क्या है 1/h और ये अल्फा -1 और ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया और ये अल्फा है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो 0 इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू जीरो, h की पावर अल्फा, h की पावर अल्फा और ये अल्फा तो जरा के जीरो होगा। अब देखो ये जीरो कब होगा, इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, h की पावर जब अल्फा है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर अल्फा जीरो हो गया तो ये तो 1 बन जाएगा। हमको क्या चाहिए, जीरो। कंटिन्यूस होने के लिए उस फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे और उसकी लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो लिमिट फंक्शन की वैल्यू जीरो है तो लिमिट जीरो कब होगी, जब ये अल्फा है वो पॉजिटिव होगा। अगर अल्फा जीरो आ गया तो 1, अल्फा नेगेटिव आ गया तो इन्फिनिट हो जाएगा। तो अल्फा शुड बी क्या होना चाहिए, अल्फा शुड बी पॉजिटिव फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कंटिन्यूअस। अब अल्फा पॉजिटिव कहाँ देखो, ये -2 है, -1 जीरो हो नहीं सकता, फोर्थ ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कुछ नहीं था, कंटिन्यूटी आपको बताना था, कंटिन्यूटी रोज शेयर में एप्लीकेबल है तो कंटिन्यूस होना चाहिए। बस आपको ये बताना था कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो अल्फा क्या होगा। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। IIT 2006 देखें, क्वेश्चन पूछा है आपसे, f of x is twice differentiable, twice differentiable है फंक्शन such that f of a equal to 0, f of b equal to 2, f of c equal to -1, f of d equal to 2 and f of e equal to 0, where a is less than b is less than c is less than d is less than e। ये ऑर्डर है इनका ABCD का। then the minimum number of zeros of किसके जीरो चाहिए,
जी ऑफ एक्स की, और जी ऑफ एक्स क्या बोल रहा है, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल a, e इस व्हाट ऑप्शन से आपके पास ए ऑप्शन 7, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन 3। आपको ध्यान हो जब मैं कॉन्सेप्ट बताया तो आपको बताया था मैंने एटलीस्ट मिनिमम पूछा है, ध्यान देना मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। अब सबसे पहले तो ये है कि उसको समझते हैं, एक फंक्शन है जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है और उसकी ए में वैल्यू 0 है। ये कोई ए कहीं पे भी ले सकते हो, यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, बी यहाँ पे आ गया, उसकी वैल्यू 2 है बी पे, सी पे इसकी वैल्यू -1 है, सी आ गया इसकी वैल्यू -1 यहाँ पे, डी पे इसकी वैल्यू फिर 2 आ गई ये डी, और ई पे इसकी वैल्यू 0। तो ये फंक्शन कुछ डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, तो ये फंक्शन कुछ ऐसा है। ऐसा फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स है, उसके कितने रूट है, 1 2 3 और 4 रूट एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ सी क्या नेगेटिव है, देखिए एफ ऑफ बी इंटू सी नेगेटिव है, मतलब बी से सी जाने में वो है पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, मतलब कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ऐसे तभी नेगेटिव होता है। दो का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव हो गए तो पॉजिटिव हो जाता है, दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव तो कोई एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव आया है, नेगेटिव से पॉजिटिव, बीच में कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट किया होगा, और जहां पे भी कट किया होगा वहां एफ ऑफ एक्स 0 रहा होगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू वेयर एक्स बिलोंग्स टू बी टू सी, बी और सी के बीच में एफ ऑफ एक्स का एक रूट है, ठीक वैसे ही एफ ऑफ सी इंटू एफ ऑफ डी वो भी नेगेटिव है, सी इंटू देखें सी इंटू डी नेगेटिव आया। अगर ये नेगेटिव आया क्या मैं बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 वेयर एक्स बिलोंग्स टू सी कॉमा डी, सी और डी के बीच में भी 0 आया। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू ए ई बी कॉमा सी और सी कॉमा डी, इनके बीच में 0 होंगे एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हैज 4, एफ ऑफ एक्स हैज 4 रूट, क्या रूट आ गया। अब इसको समझो, ये जो फंक्शन गिवन जी ऑफ एक्स वो क्या है उसको समझता हूँ। देखो जी ऑफ एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी ऑफ एक्स को क्या बोला आपको, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान दें एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स, दूसरा प्लस एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। क्या इसको ध्यान से देखें तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। क्या ये सही है ना, क्यों सही है, देखिए क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स दोनों का प्रोडक्ट, किसी एक का डिफरेंशिएशन करो, इस एफ डैश एक्स को तो मैंने ऐसे रहने दिया, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया एफ डैश एक्स आ गया, फिर एफ ऑफ एक्स को ऐसे रहने दिया, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स आ गया। मतलब इसका मीनिंग यही है डिफरेंशिएशन, मतलब ये इसका जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स वो डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स, इसका एच ऑफ एक्स का, वेयर एच ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब मुझे बता सकते हो कि एफ ऑफ एक्स के कितने रूट है, एफ ऑफ एक्स के 4 रूट है, और एफ डैश एक्स के कितने रूट है, देखो 1 2 और 3, मिनिमम 3 रूट है, इसके 3 रूट है, टोटल रूट कितने हुए 7। तो एच ऑफ एक्स है एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स हैज 7 रूट, कितने रूट आ गए 7 रूट। अगर इसके 7 रूट है तो इसके डिफरेंशिएशन मतलब जी ऑफ एक्स के कितने रूट होंगे, जी ऑफ एक्स हैज मिनिमम 6 रूट। समझ आया क्या, फिर से एक्सप्लेन करूं, बिल्कुल फिर से एक्सप्लेन करते हैं। इन्होंने बोला है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू 0, ए पे 0 बना दिया, बी पे 2, सी पे -1, डी पे ये और ई पे 0।
बी और सी दोनों के बीच में एक बिल्कुल आएगा जीरो, क्यों? दोनों का प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, इनके बीच में एक वैल्यू ऐसी आएगी जहाँ पे एफ ऑफ एक्स जीरो होगा। ठीक वैसे ही एफ ऑफ सी एफ ऑफ डी दोनों का प्रोडक्ट भी नेगेटिव है, दोनों के बीच में एक वैल्यू ऐसी आएगी जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है वो जीरो होगा। तो एफ ऑफ एक्स 4 टाइम जीरो होगा, ए पे जीरो, ई पे जीरो, बी और सी के बीच में जीरो, सी और डी के बीच में जीरो। एफ ऑफ एक्स के 4 रूट, एफ ऑफ एक्स के 4 रूट, तो एफ डैश एक्स के कितने रूट? 3 रूट मिनिमम, एफ डैश के 3 रूट। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स के कितने रूट होंगे? 7 रूट, 3 उसके और 4 उसके, 7 रूट। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं होगा 3 इंटू 7, वो तो बताएगा रूट कितने हैं। 7 रूट हो गए। ये 7 रूट किसके? एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स के। और जी एक्स क्या है? एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है जी एक्स, तो उसके डेरिवेटिव के कितने रूट होंगे? उससे एक कम, 7 से एक कम 6 मिनिमम। मैंने बताया था n रूट है एफ ऑफ एक्स से, तो एफ डैश एक्स के n-1 होंगे मिनिमम। तो ये 7 है तो इसका मिनिमम 6 रूट, ये इसके 6 रूट आ जाएगी सी ऑप्शन में। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन। चलो कुछ और नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इफ 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0 है, then prove that at least one root of the equation, at least one root of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 lies in the interval 0 to 1। कई बार हमको सीधी क्वेश्चन सॉल्व न करके उल्टा चलना पड़ता है। जेई के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वो लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं क्वेश्चन को कि हमें उल्टे वे में सोचना पड़े। अब देखिए जैसे यही क्वेश्चन आपको क्या बोला कि ये 0 है, ये इन्होंने कंडीशन डाल दी, तो प्रूव करना है कि एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट इन दोनों के बीच में होगा। मतलब अगर रोज थ्योरम को उल्टे तरीके से देखें, रोज थ्योरम क्या बोलती है? फर्स्ट एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस है, सेकंड एफ ऑफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है, और थर्ड एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल है, तो एफ डैश सी है वो 0 होगा। किसके बीच में? जहां पे एफ ऑफ ए और बी इक्वल है, ए और बी इसके बीच में। अब देखिए, अब इन्होंने उल्टा दे दिया, ये बोल रहे हैं कि इसका एक रूट है इसके बीच में, एक रूट है इसके बीच में, ठीक है, इसका एक रूट इसके बीच में है, तो उनको फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो फाइंड करना है। ये है, ये कंडीशन है, तो इसका एक रूट है इसके बीच में जरूर होगा, ये हमें प्रूव करना है। चलो उल्टा चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लेट करते हैं कि इसका एक रूट है, मतलब ये 0 और 1 के बीच में एक रूट है, तो एफ डैश एक्स है वो 0 रहा होगा। तो हम लोग लेट करके चलते हैं कि ये एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट ये एफ डैश एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? देखिए ये किसके डिफरेंशिएशन से बन सकता है? देखिए ये इसके डिफरेंशिएशन से बन सकता है। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करें, क्या आएगा? 3x स्क्वायर बाई 3a, 3 कैंसिल, ये बना 2x b बाई 2 dx बना, cx का c और d का d, क्या इसका डेरिवेटिव ये होता है? अब इसका डेरिवेटिव है, अब आपके लिए फंक्शन ये हो गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। कंटीन्यूअस फंक्शन है, क्यों है? क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ऑलवेज कंटीन्यूअस। क्या बोल सकता हूँ कि डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल है। कहां से कहां तक? 0 से 1 डिफरेंशिएबल है, 0 से 1 तक कंटीन्यूअस है। अगर पूरे R में कंटीन्यूअस है तो 0 से 1 भी कंटीन्यूअस होगा, पूरे R में डिफरेंशिएबल है तो 0 से 1 भी डिफरेंशिएबल होगा। अब f ऑफ 0 ढूंढ लेता हूँ, f ऑफ 0 क्या आएगा? देखिए
0 0 0 डी आएगा। एफ ऑफ 1 देख लेता हूँ, एफ ऑफ 1 आएगा a/3 प्लस b/2 प्लस c प्लस d, ये हो जाएगा। इन तीनों को सॉल्व करता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2a प्लस 3b प्लस 6c अपॉन 6 प्लस d। क्या इसकी वैल्यू 0 दे रखी है? 2a प्लस 3b प्लस 6c 0, ये आ गया d। तो मतलब f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 1। अब तीनों कंडीशन फुलफिल होगी रोल्स थ्योरम की। कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल है और f ऑफ 1 और f ऑफ 0 इक्वल है, तो 0 और 1 के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे f डैश x है वो 0 होगा। तो f डैश x है वो 0 होगा कहां पे? जहां x बिलोंग्स टू 0 से 1। तो और f डैश x का क्या आएगा? f डैश x आएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू 0 से 1। x बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच में f डैश x है वो एक बार 0 जरूर होगा, ये तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो समझ आया? तो इन्होंने f डैश x दे रखा है, तो फिर हमने f ऑफ x लेट करके और सारी कंडीशन फुलफिल की। ये रोल्स थ्योरम को कई बार हम लोग जेई में हम लोग कई बार उल्टे से भी शुरू करना पड़ता है, इस तरह से भी सॉल्व करने पड़ते हैं उल्टा सोच के। जैसे एक और अच्छा सा क्वेश्चन, उसमें भी इन्होंने ऐसे ही किया है कि हमको दूसरे वे में सोचना पड़ेगा, उल्टे तरीके से। कई बार वो f डैश x दे के हमसे वो और f f x निकलवाते हैं और फिर कैलकुलेशन करनी। जैसे एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है, लेट p of x be a polynomial with real coefficient let a comma b belongs to R where a is less than b to consecutive roots of p of x equal p of x, then show that there exists there exists C such that A is less than equal to C greater than equal to B and P dash C plus 100 P of C equal to 0। अब देखो फिर से क्या बोल दिया मैंने, बोल दिया कि f p of x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, और उसके दो कॉन्जुगेटिव रूट्स है p of x के a और b, दो रूट्स है, और आपसे पूछ लिया कि a और b के बीच में एक पॉइंट c ऐसा है जहां पे ये 0 है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या किया मैंने कि p डैश c प्लस 100 p of c इक्वल टू 0। अब ध्यान दें, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई फंक्शन है जिसका एक डेरिवेटिव है और प्लस वो फंक्शन है और साथ में कोई कांस्टेंट है भी और नहीं भी, ठीक है, तो वो किसका डेरिवेटिव है उसके ध्यान रखने के आप e रेज़ टू x से मल्टीप्लाई, जैसे मैं बोलता हूँ कि f ऑफ x प्लस f डैश x इक्वल टू 0। अगर मैं इसको e रेज़ टू x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मैं डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू x f ऑफ x लिख सकता हूँ दोनों को साथ? ऐसा क्यों लिख सकता हूँ? e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन तो e रेज़ टू x f of x एज इट इज प्लस e रेज़ टू x एज इट इज f of x का डिफरेंशियल f डैश x। तो e रेज़ टू x इस तरह के फंक्शन में काम आता है जहां पर एक फंक्शन गिवन हो प्लस साथ में उसका डेरिवेटिव, तो उन दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म बनाने के लिए e रेज़ टू x काम आता है। तो यहाँ पे भी मैं e रेज़ टू 100c से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड। देखो ठीक है, अब ये क्या बनने वाला है? क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है? dx बाय dc लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्या बन जाएगा? dx बाय d बाय dx लिख देता हूँ e रेज़ टू 100x इंटू p ऑफ x। देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या है,
इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e रेज़ टू 100x into ps, e रेज़ टू 100x को एज इट इज रखो, p ऑफ x का डिफरेंशिएशन p डैश x प्लस p ऑफ x एज इट इज e रेज़ टू 100x का e रेज़ टू 100x और 100x का 100 इक्वल टू 0। तो क्या मैं अब मेरे पास एक नया फंक्शन है f ऑफ x जो ये कह रहा है कि मैं ये हूँ 100x into p ऑफ x। समझ आया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कई बार हमें उल्टा सोचना पड़ता है, हमको एक फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा होता है और हमें फंक्शन निकालना होता है। तो हमने क्या किया, ये जो फंक्शन था इसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए एक ऐसा फंक्शन बनाया कि जिससे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो तो मुझे ये मिल जाए। क्योंकि ये कहना तो यही चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है कि फंक्शन पॉलिनोमियल है, मतलब इसने इनडायरेक्टली ये बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और उसके दो रूट है a और b, मतलब a पे और b पे इसकी वैल्यू इक्वल है। इन दोनों के पॉइंट बीच में एक पॉइंट ऐसा ढूंढ लाओ जहां पे ये फंक्शन है वो जीरो हो जाए। और यही तो रोल्स थ्योरम है, कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, f ऑफ a और f ऑफ b जीरो हो तो f डैश x है वो जीरो होगा a और b के बीच में। यही हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, एक ऐसा फंक्शन ढूंढा जिसका डिफरेंशिएशन ये हो जाए। अब उस फंक्शन को मैं क्या बताऊंगा कि वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, f ऑफ a और f ऑफ b दोनों पे इक्वल है, तो f डैश से उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा a और b, और उसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। तो मेरा जो इन्होंने पूछा है वो प्रूव हो गया। मतलब समझ आ रहा है क्या बोल रहा है कि f डैश c दे रखा है, तो मैंने एक ऐसा फंक्शन ढूंढा जिसका डेरिवेटिव ये है, तो डेरिवेटिव भी तो जीरो होता है रोल्स थ्योरम में, f डैश x तो जीरो होता है। तो पहले इसका फंक्शन ढूंढ लिया, ये फंक्शन मिल गया। अब देखें फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x इक्वल टू e रेज़ टू 100x into p ऑफ x। फर्स्ट, क्या ये f ऑफ x कंटिन्यूअस होगा? क्यों होगा कंटिन्यूअस? क्योंकि p ऑफ x ऑलरेडी दे रखा है पॉलिनोमियल, और e रेज़ टू 100x तो कंटिन्यूअस होता ही है। तो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन a टू b क्लोज इंटरवल। सेकंड पॉइंट, f ऑफ x है वो डिफरेंशिएबल होगा a टू b ओपन इंटरवल। क्यों होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने बोला है कि f ऑफ a और b इसके रूट है, तो f ऑफ a क्या हो जाएगा, e रेज़ टू 100a into p ऑफ a, और p ऑफ a कितना है, जीरो है। इन्होंने बोल रखा है कि p ऑफ x के रूट है a और b। वैसे ही f ऑफ b क्या आ जाएगा, e रेज़ टू 100b into p ऑफ b। p ऑफ b की वैल्यू फिर क्या है, जीरो। p ऑफ b की वैल्यू जीरो है, तो दोनों का प्रोडक्ट जीरो। f ऑफ a और f ऑफ b क्या आ गया, जीरो आ गया, इक्वल आ गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं f ऑफ x satisfies all condition of Rolle's theorem। रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये फंक्शन f ऑफ x। अगर करता है तो f डैश c है वो जीरो आएगा, वाया c बिलोंग्स टू a b। और f डैश c करोगे तो क्या मिलेगा आपको, f डैश c आपका इसका हो जाएगा, ये आएगा f डैश c, इसका डेरिवेटिव ये है, ये बन जाएगा f डैश c यहाँ से e रेज़ टू 100c into p डैश c प्लस 100 p ऑफ c इक्वल टू जीरो आएगा। अब ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो जीरो क्या होगा, ये आएगा p डैश c प्लस 100 ऑफ p ऑफ c इक्वल टू जीरो, वेयर c बिलोंग्स टू a टू b। क्या ये समझ आया? यही प्रूव करना था, प्रूव कर लिया। मैंने बोला है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, a और b इसके रूट है, मतलब p a पे p की वैल्यू b पे p की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा c है जहां पे इसकी वैल्यू जीरो थी, ये प्रूव करना है। अब रोल्स थ्योरम से हमें पता है तीनों सेटिस्फाई होने के बाद आता है f प्लस x। तो हमने क्या किया, पहले ऐसा फंक्शन ढूंढा जिसका डेरिवेटिव ये हो, उस फंक्शन को कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल बनाया, a और b का वैल्यू इक्वल आ गई, रोल्स थ्योरम की जीरो कंडीशन फुलफिल हो गई। अब उसका डेरिवेटिव किया, और मैं तो पहले ही बताया कि डेरिवेटिव यही आएगा, क्योंकि हमने ऐसा फंक्शन ही ढूंढा है जिसका डेरिवेटिव ये हो। अब उसका डेरिवेटिव ये है तो ये जीरो होगा, कहां पे, c पे, और c कहां होना चाहिए, a और b के बीच में। हो गया प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेईई में जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं हम लोग देखिए, एक और लेटेस्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। जेईई में 2020
रोल्स थ्योरम का अच्छा क्वेश्चन। फॉर f of x इक्वल टू ln log x स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन 7x, रोल्स थ्योरम is applicable on 3,4 closed interval, the value of f dash c is what? Equal to 0 है, f dash c ऑप्शन ए है 1/12, ऑप्शन बी -1/12, ऑप्शन सी 1/6 एंड ऑप्शन डी -1/6। चलिए एक लास्ट अच्छा सा क्वेश्चन। वैसे कॉन्सेप्ट तो आपको सारे समझ में आ गए, बोर्ड लेवल के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जे लेवल के किस तरह से क्वेश्चन, किस तरह से डिफरेंस डेरिवेटिव देके और फंक्शन निकालते हैं, वो क्वेश्चन भी कर लिए। सारे कॉन्सेप्ट हो गए, सारे लॉजिक समझ आ गए। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जो भी लेटेस्ट पूछा गया। क्या दे रखा है कि रोल्स थ्योरम में एप्लीकेबल है तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा और f ऑफ a और f ऑफ b दोनों इक्वल होंगे 3 और 4 पे। तो फर्स्ट रोल्स थ्योरम क्या है? एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ 3 है वो f ऑफ 4 के इक्वल होंगे। f ऑफ 3 का मतलब log 3 स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन 7 इंटू 3 वो इक्वल होगा log ऑफ 4 स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन 7 इंटू 4। दोनों साइड log हटाए 9 प्लस अल्फा अपॉन 7 इंटू 3 इक्वल टू 16 प्लस अल्फा अपॉन 7 इंटू 4। 7 कैंसिल हुआ और इससे मल्टीप्लाई हुआ 36 प्लस 4 अल्फा इक्वल टू 48 प्लस 3 अल्फा। ये 48 इधर आया 36 माइनस 48 इक्वल टू उधर गया 3 अल्फा माइनस 4 अल्फा माइनस अल्फा, या फिर यूं करें 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा अल्फा, तब 48 माइनस 36 तो 12 आ गया, अल्फा की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या बोल रहा है कि f डैश c क्या हो? f डैश c है वो 0 है तो f c की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। f डैश x क्या होगा? देखिए f डैश x इक्वल टू log का 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन 7x, इसका डेरिवेटिव इसका क्वेश्चन रूल से x स्क्वायर का 2x प्लस अल्फा तो 0 इंटू 7x माइनस 7x का 7 और ये x स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन में 7x का होल स्क्वायर। तो f डैश c है वो क्या है? f डैश c वो 0 होना चाहिए। f डैश c होगा 7c अपॉन c स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू 2 इंटू 14 अल्फा स्क्वायर 14 c स्क्वायर माइनस 7c स्क्वायर माइनस 7 अल्फा अपॉन 7c स्क्वायर। ये 7c से 7c कैंसिल हुआ, ये f डैश c 0 आएगा रोल्स थ्योरम से, ये f डैश c 0 आया 14c स्क्वायर माइनस 7c तो 7c स्क्वायर हुआ माइनस 7 अल्फा हुआ अपॉन में ये जो भी टर्म इधर मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू c स्क्वायर आ जाएगी, ये अल्फा की वैल्यू c स्क्वायर और c स्क्वायर c इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा। अल्फा कितना है? √12 तो ये कितना हो जाएगा? c इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12। अब ये पूछ रहा है f डैश c पे इसकी वैल्यू क्या हो? तो f डैश c कितना आ रहा है? ये आ रहा है f डैश c कितना आएगा? आप पुट करोगे तो f डैश c इक्वल टू 1/12 ये आपका आ जाएगा 1/12 1 अपॉन अल्फा होगा ना तो 1/12। चलो एक बार फिर से f डैश c हो गया, अब ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। चलो ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा था रोल्स थ्योरम में एप्लीकेबल है तो f डैश c की वैल्यू, c पे इसकी फंक्शन की वैल्यू हमने क्या किया?
रोल्स थ्योरम में लगा दी f ऑफ 3 f ऑफ 4 पे अल्फा की वैल्यू ढूंढ ली, f डैश x ढूंढा, f डैश x 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में इसकी वैल्यू देखिए 3 और 4 के बीच में है c की वैल्यू √12, 3 और 4 के बीच में f डैश वो 0 होना चाहिए। अब ये क्या पूछ रहा है c में इसकी वैल्यू, जब आप इसको फाइंड करके c की वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1/12। आज के लिए इतने, बाकी नहीं। f डबल डैश c पूछा है, f डबल डैश c पूछा है, तो f ऑफ c आपको मिल गया c की वैल्यू, तो f डबल डैश x क्या आएगा, f डैश x ये रहा। आप f डबल डैश c फाइंड करने जाओगे तो आपको 1/12 मिल जाएगा। ये सॉल्यूशन इसका। नेक्स्ट क्लास